Morning to all. I welcome you all to my class where we are going to learn something very new about direct and inverse proportion, which is a topic of class 8. I'm sure you must have studied this topic by now. अब तक तो आप पढ़ चुके होंगे, पर फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाते हैं इस टॉपिक में। आपको समझ में नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, कौन सा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो थोड़ा सा हम जल्दी से इसको शॉर्ट में समझेंगे, क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ यू कैन सी दैट, ओके लेट मी जस्ट कनेक्ट माय पेन फर्स्ट ऑफ ऑल। या सो मैं कह रही थी कि आप लोगों को कुछ कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो लेट्स बिगिन विद डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो आपको पता है जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस चीज़ पर ध्यान होता है, देना होता है कि कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। जनरली दो ही वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल को हम एक्स मान लेते हैं और दूसरे को हम मान लेते हैं वाई। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे जैसे एक्स वेरिएबल इंक्रीज होता है वैसे वैसे वाई वेरिएबल भी इंक्रीज होता है। अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा। ठीक है, तो पहली लाइन में हमने यही लिखा है। फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि एक्स डिक्रीज करे, तो उस टाइम पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में y भी डिक्रीज करता है। अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं। अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा बढ़ा तो एक घटा, पहला वाला घटा तो दूसरा वाला भी घटेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो वेरिएबल पहले चेंज होता है और जो वेरिएबल बाद में पहले वाले के चेंज होने की वजह से चेंज हुआ है, उन दोनों के नाम भी होते हैं। तो जो वेरिएबल इंडिपेंडेंटली चेंज होता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एंड जो वेरिएबल इस x में चेंज होने की वजह से y चेंज हो रहा है क्योंकि, तो इसीलिए हम y को क्या बोलेंगे, y इज डिपेंडेंट ऑन x, राइट। चलो अब जल्दी से मूव करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन पर। इनवर्स प्रोपोर्शन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उल्टा होगा। तो इसमें क्या होगा, अगेन इफ x विल इंक्रीज देन y वेरिएबल विल डिक्रीज। ओके, x यहाँ पर अगर इंक्रीज करा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर यहाँ पर इंक्रीज करा, तो y वेरिएबल जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल वो एकदम अपोजिट करेगा उसका, एंड इट विल डिक्रीज। सिमिलरली अगर वेरिएबल x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर वो डिक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है, तो जो वेरिएबल है y विच इज डिपेंडेंट ऑन x, इट विल इंक्रीज। सो y विल इंक्रीज। सो इसीलिए इसका नाम क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये सारी कहानी तो हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूजन हो जाती है। और कंफ्यूजन को दूर करने से पहले एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के फॉर्मूले क्या थे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम जनरली ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास, हमें पता था कि x अपॉन y का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमने पढ़ा, ये हमने हमारी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा कि x अपॉन y का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा था अपने चैप्टर में। अगर आप नहीं पढ़ा है तो मैं किसी दिन दोबारा से वीडियो बना के पढ़ा दूंगी। तो तो हमने क्या देखा था कि जो रेशियो है एक्स और वाई का वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो ऑपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्स एंड वाई। सो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। क्यों? क्योंकि x के बढ़ने पर y डिक्रीज करता है, या x के घटने पर y इंक्रीज करता है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का। पर फिर भी आप ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले रट के जाएंगे, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब आप अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है। एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आपके सामने पेपर में आ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हम जल्दी से दो एग्जांपल्स के थ्रू इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आपके सामने मैंने दिखाए हैं दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार, a car covers 10 kilometers in 3 liters of petrol, then what distance will it cover in 6 liters of petrol? एक गाड़ी है जो कि 10 किलोमीटर चल जाती है, अगर हम उसमें 3 लीटर पेट्रोल डालें तो वो गाड़ी कितने डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर हम उसमें 6 लीटर का पेट्रोल डालेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और साथ साथ आप दूसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। A car covers a certain distance in 2 hours at a speed of 8 kilometer per hour. If the speed of the car is increased to 16 kilometer per hour, then how much time will it take to cover the same distance? How much time will it take to cover the same distance? So ये दोनों क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए। इससे पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें और बताएं कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, कौन सा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है, हमें इन दोनों क्वेश्चंस को डीपली समझना होगा। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आप देखिए कि पहला वाला क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको जो फर्स्ट काम करना है वो करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है किसको, वेरिएबल्स को। कौन से दो वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम क्वेश्चन को रीड करें तो हमें समझ में आ रहा है, कार कवर्स 10 किलोमीटर्स। ओके, 10 किलोमीटर इट इज कवरिंग इन 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सो पेट्रोल तो हो गया हमारा, अमाउंट ऑफ पेट्रोल एक वेरिएबल बन गया, और दूसरा वेरिएबल क्या बना, इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस, है ना। सो दूसरा वेरिएबल, पहला वेरिएबल हमारा बना डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल हमारा बना यहाँ पे पेट्रोल। ओके, देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो आपने देखा कि कौन सा वेरिएबल चेंज हुआ है, पेट्रोल वाला वेरिएबल चेंज हुआ है ना। तो पेट्रोल वाले वेरिएबल चेंज होने से कुछ डिस्टेंस वाले वेरिएबल में भी फर्क पड़ेगा, यस और नो। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से दो वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि पेट्रोल का वेरिएबल चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिस्टेंस कवर में चेंज आ रहा है, तो ये वाले वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे ऑब्वियसली, जो अपने आप से चेंज हो रहा है। तो इसको हमने नाम दे दिया एक्स, और ये जो डिस्टेंस कवर्ड वाला वेरिएबल है इसको हमने नाम दे दिया वाई। अब चलो जल्दी से इसकी टेबल बना लेते हैं। तो हमारा
एक्स वेरिएबल जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ पेट्रोल, एंड जो हमारा वाई वेरिएबल है वो क्या है, इसको हम एक्स लिख देते हैं, वाई वेरिएबल है वो क्या है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, नाउ ये हो गया फाई, तो अब इनकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहले अमाउंट ऑफ पेट्रोल कितना था, 3 लीटर्स, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, 10 किलोमीटर्स। ओके, देन द अमाउंट ऑफ पेट्रोल इज चेंज टू 6 लीटर्स एंड द डिस्टेंस इट इज कवरिंग नाउ वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ यू हैव टू टेल मी, अगर सपोज मेरे पास दो गाड़ी है, कार 1, कार 2, इसमें है 3 लीटर का पेट्रोल, इसमें है 6 लीटर का पेट्रोल, आप बताओ कौन सी गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ऑब्वियसली 6 लीटर वाली ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 3 से अगर हमारा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज करके 6 हो गया है, तो उसका डिस्टेंस कवर भी तो इंक्रीज ही होना चाहिए ना। सो यहाँ से हम क्या रिलेशन बना सकते हैं, इफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो कौन सा क्वेश्चन हुआ ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब क्या आप इसमें फॉर्मुला नहीं लगा सकते, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो हम अगर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 अपॉन y2, तो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर 60 upon 3 is equals to y2, which will be equal to how much, 20 kilometers. So how much distance will this car cover, 20 kilometers, right or not? I hope this is clear. All right, so let's move on. Now we will discuss the second one here. Again, I have told you, you need to identify the variables first. What are the variables here? Okay, so a car covers a certain distance in 2 hours at a speed of 8 kilometer per hour. If the speed of car is increased to 16 kilometers, then how much time will it take to cover? So question पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए, जो numbers given है उनके साथ में units देखिए, वही आपके variables बन जाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि it is saying distance, it covers certain distance in 2 hours. So one variable is time taken, okay, time taken by the car to cover the distance, okay, and the other one variable is speed of the car, right or not? So speed of the car and time taken. Now see what is changing, 8 किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड थी और अब इंक्रीज होकर 16 किलोमीटर पर आवर हो गई है, तो स्पीड तो अपने आप में चेंज हुई है, अपने आप से, किसी की वजह से चेंज नहीं हुई है। तो यही हमारा क्या बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए हमने इसको एक्स बोल दिया। और क्योंकि ये टाइम है और ये कैसे चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज होने की वजह से ही तो ज्यादा या कम टाइम लगेगा गाड़ी को डिस्टेंस कवर करने में, तो इसी वजह से ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टेबल में। पहले स्पीड थी 8 किलोमीटर, टाइम लग रहा था 2 घंटे, अब स्पीड हो गई है 16 किलोमीटर, तो अब टाइम कितना लगेगा। अब आप मुझे अगेन फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास में दो गाड़ी हैं, कार 1 एंड कार 2। एक की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। उनको दोनों को सेम डिस्टेंस ही कवर करना है, सेम डिस्टेंस ही कवर करना है। कौन सी वाली गाड़ी जल्दी कवर कर लेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो दिस कार विल टेक लेस टाइम, राइट, सॉरी, लेस टाइम, इट विल टेक लेस टाइम। सो यू सी व्हाट यू कैन नोटिस फ्रॉम हियर, हमारी स्पीड बढ़ गई, स्पीड क्या हुई, बढ़ गई, या फिर एक्स से रिप्रेजेंट कराए तो एक्स ही लिखते हैं, स्पीड क्या हुई, बढ़ गई। लेकिन टाइम तो जो ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी है वो टाइम क्या ले रही है, कम ले रही है, तो टाइम तो घट गया ना। तो एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हुआ, तो कैसा क्वेश्चन है ये, inverse proportion का, inverse proportion का। So what formula we should apply here, we will apply the formula x1 y1 is equals to x2 y2. Now from the table, looking at the table, you know the values, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. Now substituting the values, x1 is 8, y1 is 2 and x2 is 16, y2 we don't know, we will substitute the values and solve. So 8 into 2 will give you 16 and this 16 will come in the denominator, so 16 upon 16 is equals to y2. It will give you y2 is equals to how much, 1 kilometer, 1 hour, not kilometer, because we are finding the time. So let me just erase it quickly. Yeah, 1 hour. So how much time will it take, the car with 16 kilometers of speed will take 1 hour, it will take only 1 hour to complete. पूरी की पूरी टेबल ही उड़ गई, 1 hour to cover this distance, the same distance, right? So understood, by solving also you can see the speed is increased but the time taken has decreased, the speed is increased but the time taken has decreased. So this question was inverse proportion. So now I will tell you what all things you have to do when you are, okay, so what you have to do, number one, let's summarize what you have to do when you are solving the questions. Let's quickly summarize this. First thing is we need to identify the variables, and then you have to intuitively think, like in this example we have thought कि if speed ज़्यादा है किसी गाड़ी की तो obviously वो distance कम cover करेगी ना। तो दोनों variables में आपको क्या find out करना है, relation, कि एक के बढ़ने का दूसरे के
बढ़ने दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है, एक के बढ़ने या घटने का दूसरे वाले वेरिएबल पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक बार आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लोगे उसके बाद आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। और रिलेशन आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ही गाड़ी की दो स्पीड इमेजिन करने की जगह आप दो गाड़ी इमेजिन कर लो। यहाँ पे हमने किया था ना, दो गाड़ी, कार 1 की स्पीड 8 किलोमीटर, कार 2 की स्पीड। तो आप दो एंटिटीज में, दो वैल्यूज में मतलब सोच के देखो थोड़ा सा, देन यू विल गेट you will get a clear understanding of how to solve and which formula to apply. All right, so there are certain questions you have to decide which are in direct proportion and which are in indirect proportion. So let's read the first one: the amount of paint required and the size of the wall. So here there are two variable, amount of paint and the size of wall. So suppose size of wall हम बढ़ाते जाएं तो क्या बड़ी वॉल पर ज्यादा पेंट नहीं लगेगा, है ना, तो अमाउंट ऑफ पेंट भी बढ़ेगा। तो एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, कैसा प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, अब बुफे मील्स टोटल कॉस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल। अब देखो नंबर ऑफ पीपल, अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या वो ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, और ज्यादा खाना खाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ नहीं जाएगी, तो कैसा प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखो, द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जॉब व्हेन देयर आर मोर वर्कर्स। अब देखो जब हमारे पास ज्यादा वर्कर्स हैं तो क्या वो ज्यादा टाइम लेंगे कंप्लीट करने में, अगर वो गप्पे नहीं मार रहे हैं और प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कम टाइम लेंगे। तो वर्कर्स हमने बढ़ा दिए और हमारा काम हो गया जल्दी से खत्म, तो दैट मीन्स टाइम कितना लगा, टाइम क्या हो गया, घट गया। सो कैसा प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स। देखो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं एंड अमाउंट ऑफ टाइम, अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, हम पहले जा रहे थे 5 किलोमीटर, सेम स्पीड है, 5 किलोमीटर जा रहे थे, और अब हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर, स्पीड हमारी सेम है। तो क्या लगता है आपको 5 किलोमीटर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा या 10 किलोमीटर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 10 किलोमीटर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू कवर द डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। सो दिस इज ऑल्सो कैसा प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो ऑल दीज थ्री, 1 2 and 4 are direct proportion and only the third one is inverse proportion. I hope अब आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है और फिर जल्दी से आपको फॉर्मूला लगा देना है और फिर सॉल्व कर देना है। इसके बाद कुछ ये क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय, बाय बाय एंड एंजॉय योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।